कहा सुविधा लेकर तो आता है 16(4). 16(4) के लोक सेवक भर्ती में फिर 16(1) आता है, जाति धर्म लिंग स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना है, सभी को समान अवसर देना है नौकरी में, लोक सेवक में, नीति में। पर 16(4) फिर कहता है जिनको कमज़ोर बनाया गया है, पिछाड़ा गया है, जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 340, 341, 342, 341 शेड्यूल कास्ट, 342 शेड्यूल ट्राइब और 340 पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। इधर से लोगों का वर्गीकरण किया गया है और इन लोगों को खासकर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को 16(4) के दायरे में लाकर रिजर्वेशन, जिसको हम अपनी भाषा में, जो मिशन की भाषा में कहते हैं भागीदारी, जो हमको भागीदार नहीं बनाया गया शासन प्रशासन में, हमारे साथ भेदभाव किया गया, भागीदारी दी जानी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में आरक्षण या रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये व्यवस्था बनी और लोक सेवक नियुक्ति के लिए एम्प्लॉय कंडक्ट रूल, संविधान के आर्टिकल 309 के तहत नियम बनाए जाते हैं। आप पढ़ते हैं, जब अभी शिक्षाकर्मी नियम होता है तो क्या करते हैं, 93 का कहते हैं, कभी 96 कहते हैं, कंटिन्यू चेंज होते गए। पर जो रेगुलर कर्मचारी है उनको एक कहा जाता है एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 1965 की धारा मुख्य तहत इनका जो कृत्य है जनहित में नहीं है, इसको सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। ये आप लोग करते होंगे, जिनको साथ भी कार्रवाई होती है तो ये धाराओं का या 66 का उल्लेख आता है ना। तो अब बात आती है, ये तो हमको संविधान ने सुविधा दी और ST के लोगों को, हम देखते हैं कि जिस समय देश आज़ाद हुआ तो हमारे उस समय दादे परदादे रहे, वो सारे लोग अंगूठे छाप थे। परंतु एक प्रचार प्रसार शासन का धीमी गति से तो हमारे बुजुर्ग लोगों को एहसास हुआ, पहला पीढ़ी जो है संविधान बनने के बाद शुरू होता है, हमारे लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया और आज संविधान बने लागू हुए 70 साल हो गए। 70 साल में स्थिति आ गई कि संविधान में जो आर्टिकल जो हमें सुविधा देने के लिए लिखी गई है, कही गई है, उनको बिना छेड़खानी किए वर्तमान केंद्र सरकार जो नीति निर्धारक है बनाने वाले, वो सारे उपक्रमों को जो शासकीय है उन उपक्रमों को निजीकरण की ओर डाल दिया जा रहा है। आप लोग को एहसास है क्या कि आज से 5 साल 10 साल के अंदर सारे स्कूलें जो शासकीय हैं, प्राइवेट तो नहीं हैं, वो सारे शासकीय स्कूलें ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल के बीच में ठेका में दिया जाएगा स्कूल। ये आप लोग महसूस कर रहे हैं क्या? मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, निजीकरण स्कूल करके ठेका में चलेगा। अभी भी आजकल में पेपर में आ भी आया था, खड़े होंगे तो निजीकरण भारतीय संविधान के आर्टिकल आपका 340, 340 और 342 में सुविधाएं तो हैं, परंतु आर्टिकल 330, 332, 334 और 335, 338 उनको विशेषकर आप कर्मचारी हैं तो आपको गौर करना लाजिमी है। तो यह है कि 330 संविधान का आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा जो उम्मीदवार होते हैं उनका ट्राइब और कास्ट को सीटों का कोटा निर्धारित किया जाता है कि लोकसभा में अगर शेड्यूल कास्ट 15% ऑल इंडिया लेवल पर, तो 545 में 15% सांसद शेड्यूल कास्ट बनेंगे। आदिवासी ऑल इंडिया लेवल पर 7.5% है, आज की तारीख में तो 8-8.5% हो गए हम लोग, और शेड्यूल कास्ट 16% हो गए। पर चूँकि हम बेखबर हैं संविधान से, हम नेताओं और बड़े अधिकारियों पर विश्वास कर लेते हैं, तो आपके 330 लोकसभा में आपका 15% और 7.5% दोनों मिलाकर 22.5% सांसद चुनकर जाते हैं।
संसद में, 332, 331 मिली बराबर 331 जो है एंग्लो इंडियन के लिए, लोकसभा में नामिनेट होने के लिए। 332 राज्यों की विधानसभा के लिए उन राज्यों की आबादी के अनुपात में, जैसे हम छत्तीसगढ़ में 32% है, शेड्यूल कास्ट 12% है, 32% के आधार पर 90 सीटों पर हमारा 29 विधायक आदिवासी होते हैं, 12% 90 सीट पर 10 विधायक शेड्यूल कास्ट होते हैं। 333 फिर मैं कहूँगा, वो इंग्लैंड इंडियन के लिए उसको मैं नहीं बताऊँगा, इंग्लैंड इंडियन अब तो रह नहीं गए हैं। 334 में यह प्रावधान है कि 330, 332 के आधार पर इनको जो भागीदारी के लिए जो जिसको आरक्षण कहते हैं, रिजर्वेशन कहते हैं, ये 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1960, अगर आप पुराने संविधान खोजेंगे तो उसमें सीधा से लिखा है और कोष्टक में लिखा है 10 वर्ष। अब बात आती है आरक्षण की। जब आरक्षण की बात आती है तो बड़े बड़े मूर्धन्य नेता, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, डीन, रीडर, ये चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन 10 साल के लिए दिया। बोलते हैं ना, ये नहीं बोलते? तो अब आप लोग बताइए, 10 साल रिजर्वेशन तो खत्म हो जाना था 1960 में, पर अभी भी लागू है। क्यों लागू है? और बाबा साहब ने संविधान में 10 साल क्यों कहा और कहाँ कहाँ कहा? तो सबसे पहली बात तो आपको आरक्षण तो समझना है। आरक्षण, पहला आरक्षण है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, दूसरा आपका सर्विस में रिजर्वेशन, तीसरा प्रमोशन में रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन जो है 334 में केवल और केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। उसमें कहा गया 26 जनवरी से आपका इतना 50 का, तो 50 से 60 का। पर अगर आर्टिकल 335 पढ़ेंगे, संविधान लेना तो संविधान लेना, 335 में ये प्रावधान है, मैं संविधान से मंगा रहा हूँ कि सदस्य आपको मैं पढ़ के बताऊँगा, संविधान के अंदर बता दूंगा क्या लिखा है। तो लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए ST SC अपने दावे करेंगे कि हमारी आबादी छत्तीसगढ़ में 32% है, तो जब तक नौकरियों में 32% फिलअप नहीं हो जाएंगे तब तक चलते रहेगा। राजनीति में तो फिलअप हो जाता है, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा ना, 29 से 28 भी होगा, 32 भी नहीं होगा। परंतु नौकरियों में क्या लगता है? पढ़ाई लिखाई लगता है। बिना योग्यता के, बिना एजुकेशन के आप नौकरी नहीं लग सकते। आप अंगूठे छाप विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, पर आप नौकरी के लिए, चपरासी के लिए भी आपको आज की तारीख में 5वीं पास होना जरूरी है। तो उस आर्टिकल 335 में प्रावधान है कि जब तक पूरे ऑल इंडिया लेवल, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का संविधान प्रावधान है, ऑल इंडिया लेवल पर जब तक हम अपने दावा जो करेंगे, जिस हमारा दावा मतलब हमारा आबादी की परसेंटेज पूरा नहीं हो जाता, तब तक ही चलते रहेगा। अब बात आती है कि रिजर्वेशन जब लागू हुआ तो आज तक अभी अगर मैं शेड्यूल कास्ट जो 15% है उसका अगर मैं रिपोर्ट, जो पुरानी रिपोर्ट है उसके साथ मैं बताऊँ, अभी जनगणना बाद फिर आ जाएगा कि हमारा कितने नौकरी चाकरी में कहा है। तो शेड्यूल कास्ट के लोग 6-6.5% से अभी तक आगे नहीं आए। 15% अगर हम 6 मान लें राउंड फिगर में, तो 9% अभी हमारा दावा बनता है। और शेड्यूल ट्राइब में
हम 7.5% है, 3-4% से हम ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है जब तक 7.5% सारे शासकीय उपक्रमों में हमारी भर्तियाँ नहीं हो जाती सारे विभाग में, तब तक ये चलते रहेगा। परंतु षड्यंत्र रचा गया है कि नौकरी चाकरी के लिए ही 10 साल का आरक्षण दिया गया है, ये बड़े पैमाने पर प्रोपेगेट किया गया। और हमारे पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग थोड़े इंटेलिजेंट अपने आप में, उनकी इंटेलिजेंसी में याद आता है कि मैं तो अपने योग्यता के आधार पर आया, मैं आरक्षण में कहाँ आया। प्रावधान है, यदि जब रोस्टर बनता है और रोस्टर बनते समय अगर एक अंक निर्धारित किया जाता है कि सामान्य लोगों को कहाँ से कहाँ तक, आगे तक तो अंतर नहीं 7% तक जाने में, परंतु एक लोअर निम्नतम अंक कितने से उसको सिलेक्शन होना है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को कितने अंक से करना है। तो आपको बताऊँ, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट और जनरल के बीच में 5% का डिफरेंस रहता है। अगर 60% स्वर्णों को या जनरल लोगों को 60% निम्नतम अंक माना गया पास होने के लिए, तो आपको 55% में ही नौकरी दिया जाएगा, आपको 33% में नौकरियाँ नहीं दी जाएगी। यदि हमारे ट्राइब कास्ट के लोग 65% 70% हो गया तो उसको सामान्य में मतलब गिना जाएगा, पर उसको भी अभी व्यवस्था को ख़त्म कर दी गई है। तो इस ढंग से रिजर्वेशन को बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार ख़त्म कर दी जा रही है, और हम भी मानने लगे कि हमको तो 10 साल का दिया गया है। प्रमोशन का सुप्रीम कोर्ट बार बार आता है कि रिजर्वेशन कम होना चाहिए, खत्म हो जाने, बंद हो जाए, समीक्षा होना चाहिए। कभी RSS के मोहन भागवत जी कहते रहते हैं। इस ढंग से हमारा जो समाज है, यह समाज को नेतृत्व करने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी नहीं होने के कारण जब केंद्र सरकार इन सारी व्यवस्था को पीछे दरवाजे से, सामने से नहीं, सामने मतलब संविधान में जो प्रावधान है उसको खत्म कर देना, परंतु आपके संविधान में मैं जो आर्टिकल पढ़ाऊँ उसमें ये चीज रहेगा, पर जब शासकीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में संविधान में कहीं भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये कर्मचारी हुआ। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं, अभी देश की बड़ी विडंबना है, जब कर्मचारियों के साथ समस्या आती है, इस देश के मूलवासी बहुजन समाज के कर्मचारियों की समस्या आती है, तो सामान्य तौर पर एक वर्ग किसान है, किसान को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, मजदूर संगठन के लोगों को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, और नेता लोगों को तो समझ ही नहीं आता, जो खासकर ST/SC के लोग हैं और जिनके लिए गए उसको तो उसका अपना अधिकार ही नहीं मालूम, क्या उनका अधिकार है और समाज को कैसे अधिकार दिलाना कुछ मालूम ही नहीं उनको एहसास होने नहीं दिया गया इस देश की राजनीतिक व्यवस्था। तो मेरा बताने का मतलब है, अभी जैसे कि भी किसान आंदोलन 14 दिन 15 दिन में लगभग हो गया है, और उस आंदोलन में केवल किसान लोग जा रहे हैं, बाकी कर्मचारी तो कोई लेना देना नहीं, पर थोड़ा सा जागरूकता आई है। तो अभी हमने देखा कि कल 8 तारीख को जब पूरे देश में आंदोलन हुआ, तो सारे राजनीतिक संगठनों के साथ साथ श्रमिक संगठनों का, कर्मचारी संगठन लोगों ने सपोर्ट में, समर्थन में पत्र जारी किए। तो होना इसी होना चाहिए कि अगर जहाँ और प्रॉब्लम किनके साथ हो रही है, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज, किसी ब्राह्मण के साथ, किसी बनिया के साथ, किसी राजपूत के साथ समस्या नहीं है। जो चतुर्वर्ण व्यवस्था में 3 वर्ण है, वो समय भी वर्ण थे, आज भी वर्ण है, और जितने इस देश के शूद्र वर्ग कहा गया है उसमें से आज हम OBC को कहते हैं शूद्र है, सही रूप में शूद्र है। शेड्यूल ट्राइब शूद्र नहीं है, वर्ण बाह्य है। शेड्यूल ट्राइब अपने आप को चतुर्वर्ण से बचने के लिए जंगलों की चले गए, यानी टेरिटोरियल पोजीशन जो आज है कम से 5-10 साल के हैं, हमारा जो पुरखे लोग जंगलों में आकर निवास किया। बाद में भले आपके गांव में मनोरा में कोई ब्राह्मण भाषा है, UP बिहार से बच गए, फिर वो ठगना शुरू हुआ, फिर हमारा कल्चर खत्म होने लगा। तो इस ढंग से ये 3 वर्ण, और चौथा वर्ण था शूद्र,
उसमें जिनको शूद्र कहा गया है इनके धार्मिक ग्रंथों में, वो आज भी एहसास नहीं किया। खासकर पिछड़े वर्ग जो आबादी के 52% है, इनको अभी तक एहसास नहीं हुआ है। और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को एहसास है कि उनको इंसानियत का दर्जा आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी अभी तक उनको प्राप्त नहीं है। आज भी जाति के आधार पर और बड़े बड़े सर्विस में जहाँ पर IAS IPS होते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। निम्न लेवल में आपको पता नहीं चलता, क्योंकि मैं IAS IPS के साथ बैठता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उनके साथ कैसे भेदभाव होते हैं। पर वो बोल भी नहीं सकते क्योंकि बड़ा अधिकारी है, अपनी बातें समाज के पास नहीं आ सकते। और जिस ढंग से एटीट्यूड रहता है, समाज वाले भी नहीं सुनते, राजनेता भी नहीं सुनते, मंत्री भी हो जाए तो नहीं सुनेंगे। तो ये यहाँ के एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको तोड़ना है। तोड़ना है तो हमारे पास ये संविधान है, भारत का संविधान। करना क्या है आप लोग को? संविधान की व्यवस्था को आपको पढ़ना है। और इस संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर 395 और अनुसूची 8 था, बाद में कुछ अन्य सूची बनाई गई जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जैसे 9, 10, 11, 12। 11 पंचायत राज अधिनियम क्या अधिकार सुनिश्चित करता है, 12 नगर निगमों में क्या अधिकार सुनिश्चित करता है, 9 इस देश की जमीन के उसको संवैधानिक मान्यता मिलती है, उस पर कोई भी उल्टे सीधे संशोधन नहीं कर सकते। 9, 10 लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का महत्व होता है, पर और हर व्यक्ति स्वतंत्र है, परंतु जब पार्टी चुनाव जीत के जाता है तो एक विशेष मतलब संख्या होने के आधार पर ही पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उसका प्रबंधन लगेगा। अगर एक छोड़ देता है तो दल बदल कानून के तहत उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये सारी व्यवस्था है और इन व्यवस्था में सबसे ज़्यादा समाज को जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रोल है आप सब कर्मचारियों का। पर आप लोग नौकरी मिली, बीबी आया, बीबी के साथ टीवी और मोटरसाइकिल आ गया, समाज की ओर हमारा दिखना, हमारा दृष्टिकोण बदल गया। इसलिए कर्मचारी मतलब एक इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, वो समाज के लोग जो जानते नहीं, वो आज तक आज़ादी के 1952 के बाद जब लोकसभा मतलब शुरू होता है, इलेक्शन शुरू होता है, संवैधानिक इलेक्शन, लोगों को लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, तो गांव के लोगों को एक ही चीज़ समझ में आता है चुनाव के समय कि कौन कितना दारू पिलाएगा, कितना बकरा भात खिलाएगा, कितना मुर्गा भात खिलाएगा, कितने साड़ी कपड़े लत्ते बांटेंगे। और हमारा रोल केवल चुनाव कराने तक रह जाता है कर्मचारियों का। और जहाँ तक मैं देखा, हर 5 साल में कर्मचारी अपने स्टैंड बदलता है। स्टैंड क्या करता है, कभी कांग्रेस को व्यवहार करता है, जो दोनों इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज का शोषण करते हैं। और हर वर्ग को, केवल कर्मचारी को नहीं, श्रमिकों का भी, किसानों का भी, जो व्यापार धंधा छोटे मोटे कर उसका भी। और आपको एक चीज़ बता दूं, व्यापार धंधा तो हमारे लिए 0 है, नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इस देश में 1% लोगों के पास देश की संपत्ति का 70% उनके हिस्से में, चाहे व्यापार हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, सारे अडानी, अंबानी, मित्तल के हाथों में। तो ये सब चीज़ बताने का मकसद है कि आप कर्मचारियों का वर्तमान में आने वाले पीढ़ी के लिए आप लोग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं संविधान के इस प्रावधानों को मैंने बताने का प्रयास किया। अब आप लोग को मैं ज़्यादा दिन तक, चूँकि कर्मचारी सभी लोग, पंच सरपंच है, कुछ सचिव हैं, इनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि सरपंच जब बनता है तो सरपंच देखता है कि कौन सा पार्टी की सरकार है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है उनके साथ आदेश हो जाओ। तो पंचायत को विकास करना है, तो अगर वो
कांग्रेस भाजपा में हो गया और बड़े विधायक का सांसद से और मंत्रियों से अगर संपर्क है तो ज़्यादा अपना विकास के लिए ले आता है। यदि अपोजिशन की पार्टी का है तो चूंकि कट्टरता के कारण पार्टी नहीं छोड़ेगा तो उनके यहाँ काम नहीं होगा, और जो दोनों पार्टी में नहीं है वो 5 साल में फिर सरपंच बनने के लायक नहीं रह जाता। ये टेंडेंसी हमारे नीचे लेवल के जनप्रतिनिधियों से लेकर ऊपर के जनप्रतिनिधियों तक है। इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था का संज्ञान में लेकर हमको नहीं बताया गया। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि मनोर एक ब्लॉक है तो ब्लॉक लेवल पर, और ये शायद रायगढ़ लोकसभा में आता है ना, रायगढ़ लोकसभा में आपका सांसद ऐसा जाए जो संसद में जाकर केवल चुप ना बैठा रहे और हिंदूकरण करते रहे, नारा लगाते रहे और लोगों को हिंदू बना दे। क्योंकि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक लाइन कहता है आदिवासी हिंदू नहीं हैं। मुझे कल पता चला और पहले से मुझे मालूम है आपके जसपुर रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में उराव कंवर बड़े पैमाने पर आबादी में है छत्तीसगढ़ में। क्योंकि मैं समाजशास्त्र में भी मेरा सब्जेक्ट है एमए का, नहीं बीए में, तो और खासकर मैं समाज के ही कार्य कर रहा हूँ। सोशियो पॉलिटिक्स जिसको मैं कहता हूँ कि एपीआई राजनीति नहीं है, सोशियो पॉलिटिक्स है, समाज सा विकास राजनीति। तो मैं जब पूरा छत्तीसगढ़ और झारखंड को घूमता हूँ तो मुझे अलग अलग जो कम्युनिटी है उसका स्टेटस मुझे मालूम है। तो इधर अगर हम उराव लोग को देखते हैं तो 3 टाइप के उराव है। एक हिंदू उराव जो आरएसएस अटैच्ड है, दूसरा उराव क्रिश्चियन है, और तीसरा उराव ना वो ईसाई है ना हिंदू है, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ईसाईकरण के कारण ईसाई का सूत्र है सेवा शिक्षा स्वास्थ्य, सेवा शिक्षा स्वास्थ्य, और उसके आधार पर आज जितने भी जसपुर से जितने अगर छत्तीसगढ़ का अगर कहूँ प्रशासन में IAS IPS अगर है तो जसपुर पहले नंबर पे है। मैं सही कह रहा हूँ ना, कोई गलत तो नहीं है? हिंदू जो आदिवासी है वो मंदिर में भटक रहा है, मंदिर बनाने में और मंदिर में मूर्ति उसकी पूजा करने में भटक रहा है। और आदिवासी जो उराव है उनकी संख्या नहीं बढ़ रहा है। कंवर जो कम्युनिटी है धर्मांतरण ज़्यादा नहीं किया, परंतु लाट के लाट ये अपने आप के हिंदू कहते हैं। मैं 3-4 दिन शहर में रायगढ़ तक घूम जा रहा हूँ मैं 7 तारीख से। मैंने कुछ लोगों से पूछा अभी जनगणना होने वाली है, क्या लिखाओगे, क्या है आपका धर्म संस्कृति? बोलते हम हिंदू हैं। अब जिनसे बात कर रहे थे तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको क्या बोलता? मैं कहा आपकी सामाजिक बैठक होती कि नहीं होती, जिले लेवल पर प्रदेश लेवल पर तो होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 340, 341, 342 जो प्रावधान हुआ है, 340 में ओबीसी का प्रावधान है, उनका क्या स्टेटस का आधार पर पिछड़े वर्ग में दिया गया 340 में? उनका आधार है शिक्षा, राजनीति, समाज विकनेश, शिक्षा, राजनीति, समाज व्यवस्था, तीनों व्यवस्था के आधार पर उनको पिछड़ा वर्ग कहा गया, अन्य पिछड़ा वर्ग। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट भी पिछड़ा वर्ग है, पर उसका नाम दे दिया गया अनुसूचित जाति आर्टिकल 341 में। 342 में अनुसूचित जनजाति। अब अनुसूचित जाति कैसा बनता है? अनुसूचित जाति का एजुकेशन बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, तीसरा अनटचेबिलिटी, ये 3 आधार है, तो उसको शेड्यूल कास्ट कहा गया। और मूर्ख लोग उसको हरिजन कहते हैं, जिनको हरिजन का जानते नहीं, वो कहता मैं हरिजन हूँ, या हम लोग सब लोग बोलते ये हरिजन है। वहाँ पे शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है, ना कि हरिजन लिखा है। आर्टिकल 342 ट्राइबल कल्चर
एजुकेशन, आपका बैकवर्डनेस और टेरिटोरियल पोजीशन। हजारों साल पहले हमें पुरखे अपने कल्चर को बचाने के, अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए जंगलों को पलायन कर गए, पर आर्य व्यवस्था ब्राह्मणी व्यवस्था के साथ समझौता नहीं किया। ये शेड्यूल ट्राइब है। और सबसे बड़ी बात हमारे कल्चर, अगर हमारा कल्चर खत्म, आदिवासी खत्म। जल जंगल जमीन पाएंगे संस्कृति और संविधान से। पर हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं। ईसाई तो बाद में बना जब अंग्रेज आए तब, उसके पहले आदिवासी मुसलमान भी बने हैं। अगर मैं 12 घंटे का अगर क्लास लूँगा तो मैं पूरे डाटा में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कन्वे करके लाया हूँ चलते चलते, क्योंकि मनोरा का मेरा प्रोग्राम नहीं था। आपके कारण इनसे बात हुई तो कहा यहाँ बैठना है, मैं कहा ठीक है बैठ लेते हैं। तो साथ में मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर आप लोगों को कुछ संवैधानिक प्रावधानों को बताया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमको अपने आप को सेव करना है, आने वाले पीढ़ी को भी हम सेव करना है। और हमारा अलग अलग वर्ग है, कोई श्रमिक है, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, इन और हम लोग एक सामाजिक ताना बुना को हमको बुनना है। हम एक लड़ी बना कर चलें, कोई भी किसी के साथ कुछ होता है तो हम करें। और हम आबादी में 85% हैं और 15% हम पर राज कर रहे हैं। तो पहले कुछ नारे दिया करते थे, 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और 15 लोग कहता है 85 पर 15 का राज चलेगा, चलेगा। और चल ही रहा है, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 85 पर 15 का राज चल रहा है। और इसलिए आपके साथ हर जगह, हर क्षेत्र में आपके साथ भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को खत्म करना है तो संविधान के प्रियम्बल को बताते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। प्रियम्बल में लिखा है सामाजिक, बाकी उसमें और कुछ लिखा है कि हम भारत के लोग, उसको मैं नहीं बोलूँगा, पर बोले हम भारत के लोग आज तिथि से क्या होना चाहिए समाज के बीच में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब तीनों चीज देखिए, क्या आपके समाज के साथ न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपके साथ आर्थिक न्याय हो रहा है क्या? मैंने भी बताया 1% लोग इस देश की 70% भागीदारी उनके पास पड़ी है संपत्ति का, देश की, जिसको हम जीडीपी कह देते हैं। हर साल ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं जो लेक्चर है हमारे सर। तो आपके जो जीडीपी या जो 70% जो भाग है, तो आर्थिक तौर पर भी भेदभाव, समानता, न्याय नहीं मिला। और तीसरा राजनीतिक तौर पर तो न्याय मिला ही नहीं। हम कह रहे हैं आदिवासी सरकार बनाना चाहिए, ये लोग कहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर मान लो जो अभी जिस पार्टी की सरकार सत्ता में है, आदिवासी मुख्यमंत्री बना देंगे, रिमोट किसके पास रहेगा? जनरल वालों का, जो पार्टी को संचालित कर रहा है। तो जो रिमोट मुख्यमंत्री है आप पे राज मतलब सही ढंग शासन ला पाएगा क्या? संवैधानिक आधार पर वो व्यवस्था ला सकता है क्या? समाज के साथ आर्थिक साथ और राजनीतिक न्याय दिला सकता है क्या? नहीं दिला सकता। फिर आगे कहता है विचार, अभिव्यक्ति, पूजा, उपासना की स्वतंत्रता। आज हम देखते हैं कि ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। राम स्टेफन को मुसलमानों के बाद आज ईसाइयों को डरा कर रखा गया है। कौन डराता है? एक पार्टी डराता है, दूसरा पार्टी कहता है मत डरो, हम हैं ना हमारे साथ। राम स्टेफन को, उसके बच्चों को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। ये बताने वाले भी नहीं बता पाए, तक ना करना तो मारी डाला। तो कहने का मतलब है विचार, अभिव्यक्ति, पूजा, उपासना की स्वतंत्रता। इसका अर्थ मतलब यह है कि मैं किस चीज को मानता हूं, ये मेरी इंडिविजुअल मामला है, पर समूह में लाकर एक हिंदूकरण करने के लिए दबाव डाला जाता है, दबाव नहीं, मारा काटा जाता है, उपेक्षित किया जाता है। तो आपकी स्वतंत्रता कहाँ है? ये दूसरी बात, अवसर की समानता। अवसर की समानता है क्या? आज IAS IPS के
85 से 90%, अब यहाँ तक कहूँ कि 95% IAS IPS कौन है? जनरल के लोग ब्राह्मण बने सकते। और अभी पिछले साल यूपी में IAS IPS जो OBC के सेलेक्ट हुए थे उनको रिजर्वेशन के नाम से उसको आउट कर दिया गया, मतलब सेलेक्ट कर दिया गया। क्योंकि हमें पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, सोशल यूनिटी नहीं है, हम जाति धर्म बढ़ गए हैं और वहीं पर सिमट गए हैं, इसलिए हमारा जो मौलिक अधिकार होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है रिजर्वेशन आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सुने हैं ना आप लोग? बोला कि नहीं बोला? सुप्रीम कोर्ट बोला है ना। अब मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। भाग 3 मूल अधिकार, मूल अधिकार आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) आपको रिजर्वेशन सुनिश्चित करता है। और भाग 3 में है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन नहीं है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये कहता है कि आपका फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब क्यों ऐसा कहता है? सुप्रीम कोर्ट को नॉलेज है कि देश के आम नागरिक संविधान का खाका भी नहीं जानता है क्या? इसलिए कह दिया, हम सबने मान लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है। उसके पहले और है भगवान, वो भी सर्वोपरि है। जब भगवान भी आपका नहीं है और आपका संसद भी आपका नहीं है और न्यायपालिका भी आपका नहीं है, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? और इन तीनों चीज़ों को, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को कंप्लीट करने के लिए हम सब में भ्रातृत्व भाव होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। तो ब्रदरहुड कहाँ है? हम तो अलग अलग जात में हैं, अलग अलग धर्म में हैं। जब क्या आज़ादी दी गई, मानवता के लिए धर्म जाति को मायने नहीं रखता, इंसान मतलब इंसान होता है, पर इंसानियत को भी खत्म करने के काम इस देश के 15% लोगों ने किया। तो साथियों, क्योंकि टाइम आप लोगों ने, और मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगा कि आप लोग 10 बजे से शायद इन्होंने मेंटेन नहीं कर पाया समय को, मुझे पूछते रहे, मैं बता नहीं पाया, क्योंकि जो एक आदमी जिसको मिलना था उनको मैंने जल्दी बुला दिया था 9 बजे, हम 10 बजे निकलनी बात थी। वो व्यक्ति हमको थोड़ा 10:30-11 बजे पहुँचा और उनके साथ मिलना जरूरी था, तो लेट हो गया। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा।